Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिस्कस द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी सिंस इट्स इंसेप्शन and discuss the recent initiatives and changes in agriculture price policy. So agriculture price policy I think इस साल के क्वेश्चन में भी आया था and it is becoming very important for UPSC. दो टॉपिक्स हैं that is या तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी या फिर एमएसपी कैलकुलेशन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस. तो ये दोनों जो टॉपिक ये दोनों जो है ये यूपीएससी अगर पिछले 3-4 साल के ट्रेंड देखो तो हर साल पूछ ही दे रहा है. ठीक है, एक साल छोड़ के एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जैसे कि मुझे लग रहा है इस साल पूछा गया था, फिर 2021 में पूछा गया था. एमएसपी भी इसी तरह से पूछा जा रहा है हर एक अल्टरनेटिव ईयर हर एक साल बेस्ट इस टाइप से. ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए और काफी पूछने का इसके चांसेस काफी अधिक है कि यूपीएससी आपसे पूछेगा. सो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए हम लोग के लिए. और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है. अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ तो आपको दो प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2. यूजिंग those two playlists I have completed the agriculture optional course and जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सबको मैंने कंप्लीट किया हुआ है. सो डू हैव अ चेक, इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो पढ़ते हैं हम लोग आंसर्स पे कि क्या होती है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी और क्या क्या उसके सक्सेसेस एंड फेलियर्स हैं. और ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए. यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगी आपकी राइटिंग स्किल्स में. तो प्लीज डू राइट बाय योरसेल्फ आल्सो. तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ये होती क्या है. It has been developed by government for agriculture products to ensure farmers receive fair prices to encourage or motivate them to spend on agriculture. एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का मतलब ही है कि अगर तक कि हमारे फार्मर्स को एक अच्छी प्राइसेस मिले. अगर आप फार्मिंग कर रहे हो और आपको प्राइसेस अच्छी नहीं मिल रही है, आपको लॉस मेकिंग प्राइसेस मिल रही हो, तो आप एग्रीकल्चर क्यों परस्यू करोगे, आप एग्रीकल्चर परस्यू नहीं करोगे. इसलिए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बनाया गया कि फार्मर को एक सर्टेन लेवल ऑफ प्राइस हमेशा मिले जिससे कि कभी उनको लॉस वगैरह ये सब का सामना ना करना पड़े और एग्रीकल्चर को कंटिन्यू रखें बिकॉज एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री विथ growing population of more than 140 crores. So agriculture जो है to feed this population agriculture is very important. और एग्रीकल्चर तभी होगा जब उसके अच्छे प्राइसेस मिलेंगे और इसलिए इस ऐसी कोई प्रॉब्लम प्राइसेस को लेके नहीं है तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बनाई हुई है. तो इसमें भी देखिए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जो थी तो उसको आप दो पार्ट में बांटोगे. जैसे प्री ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले तो गवर्नमेंट को अपना फोकस्ड जो मोर फोकस थी वो प्रोक्यूरमेंट पे था. बस उनको बस प्रोक्यूर करना, जो प्रोक्यूर भी करते थे वो मार्केट प्राइसेस से लोअर प्राइसेस में करते थे, से लोअर प्राइसेस में. मतलब मान के चलो उनकी क्या पहले इस टाइप से थिंकिंग थी, जितना फार्मर्स मार्केट में बेच पाते थे, जितना वो नहीं बेच पाते थे वो गवर्नमेंट को दे देते थे एट लोअर प्राइसेस. तो ये प्री ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी थी. पर जैसे जैसे एग्रीकल्चर का सबको महत्व पता चला, वी गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर आवर कंट्री, ग्रीन रेवोल्यूशन आई. तो पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्ट्रेटेजी काफी बदल गई. पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इट जनरली बिकम प्रोड्यूसर ओरिएंटेड. दैट इज ज्यादा फोकस हमारा किस पे होने लगा, प्रोड्यूसर पे, फार्मर्स पे, किस तरह से फार्मर्स को हम लोग बेनिफिट्स दे पाए. और उसके बाद फिर आपका मिड 60s में बात करें, 1960s की मिड में बात करें तो आपका CSCP आया, दैट इज कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो आया. फिर आपका MSP आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इसको बोलते हैं लोग, 1966-67 में MSP आया. उसके बाद फिर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आई, प्राइस कमीशन इन 1968. तो इस तरह से धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा ज्यादा फॉर्मलाइज किया, फॉर्मल सेक्टर्स में लाए, इसके लिए काफी सारे रूल्स बने और धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हो गया हमारा. दैट इज टू हेल्प प्रोड्यूसर, दैट इज द फार्मर्स एज मच दिस पॉलिसी कैन हेल्प. तो ये होगी बात एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की. अब जो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें हम लोग पढ़ते हैं दैट इज
सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। तो क्या क्या सक्सेस है अभी तक की वो देखते हैं। सबसे पहला सक्सेस अगर आप देखो तो इंसेंटिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन। काफी एमएसपी के थ्रू क्या मिलता है, हमें इंसेंटिव भी तो मिलता है, अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होता है। और अगर आप एमएसपी में देखो तो क्या एक टाइम आप देखो अराउंड 2003-4 के टाइम में आप देख लो तो कितनी प्राइसेस थे, अराउंड 300-350 प्राइसेस थी। और अभी आप अगर आप राइट नाउ कंपेयर करो 2023 में तो प्राइसेस कितने चली गई हैं, 1700 1800 तक चली गई है, 1600 to 1800 चली गई है। तो आप देख सकते हो किस तरह से प्राइसेस इंक्रीज हुए इन दिस रिसेंट ईयर्स और किस तरह से फार्मर्स को हेल्प मिला है एमएसपी से। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस अच्छे से इंक्रीज हुए। प्राइस स्टेबिलिटी हमने काफी अचीव किया। जो हमारा एक कभी कभी जो एग्रीकल्चर में होता जो फ्लक्चुएटेड प्राइसेस था काफी टाइम ऐसा आप देखोगे मार्केट में एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज के वजह से ही स्टेबल प्राइसेस हमें देखने को मिले। तो प्राइस स्टेबिलिटी हमने काफी रिसीव किया। इंडस्ट्रीज को काफी बेनिफिट हुई, जैसे अभी जो भी इंडस्ट्री जैसे शुगर हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई, या फिर वेजिटेबल ऑयल हो गया, तो इन सबको प्राइस पॉलिसीज की वजह से काफी फायदा मिला। और जो भी प्रोडक्शन वगैरह थे सब उसमें क्रॉपिंग पैटर्न्स के हिसाब से डेवलप हुए, तो इंडस्ट्रीज को भी काफी फायदा हुआ प्राइस पॉलिसी का, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कहीं पे कभी कभी क्या होता है इन्फ्लुएंशियल मिडिल मैन जो है काफी हाई कॉस्ट में इंडस्ट्रीज को बेच देते, तो वो सारी चीजें काफी कम हुई, प्राइस पॉलिसीज में एक डिफाइंड प्राइसेस आया। उसका प्रोटेक्शन फार्मर्स को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिला, पहले तो उनको प्राइसेस भी अच्छी खासी मिली, गुड प्राइसेस दे गेट। एंड सेकेंडली उन्हें क्या हुआ, जो जमींदार वगैरह सबसे प्रोटेक्शन मिला, दे आल्सो गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम जमींदार, जो कि उन्हें काफी प्रॉब्लम में डालते थे। काफी कम रेट्स में जमींदार फार्मर से खरीद लेते थे, क्योंकि फार्मर के पास उतनी कुछ अवेयरनेस थी नहीं और ऐसा कुछ रूल वगैरह भी उसमें डेवलप ही हो रहा था। तो जब से एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी आया तो फार्मर्स को अच्छी प्रोटेक्शन भी मिली, क्रॉपिंग पैटर्न्स काफी चेंज हुए, ठीक है। जो भी बेनिफिट्स अब देखिए एमएसपी में, अगर एमएसपी में अगर अभी शुगर केन की प्राइसेस को गवर्नमेंट बढ़ा दे तो सब अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स में शुगर केन को ऐड करने लगेंगे। तो इस तरह से क्या हो, क्रॉपिंग पैटर्न्स पे चेंजेस आया। क्रॉपिंग पैटर्न्स को गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड कर सकती थी, यहाँ पे वो प्राइसेस को कंट्रोल करके क्रॉपिंग पैटर्न्स उस तरह से फार्मर्स उस पर डेवलप कर सकते थे। अगर जैसे अभी राइस व्हीट की प्राइसेस देखो तो देखो पूरे इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न राइस व्हीट के बेस्ट पे है। तो ये सब चीजें देखने को मिली जिसको हम लोग सक्सेस में ऐड कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की। और भी सक्सेसेस हैं, मैं चाहूंगा आप कमेंट करके बताएंगे और भी क्या क्या सक्सेसेस आपको इंपॉर्टेंट सक्सेस लग रहे हैं जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज की वजह से है, जो अपने आंसर्स में आप लिखना चाहते हैं। ग्रेट, कमेंट करने से एक तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है, प्लस हमारे बीच एक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है। मैं देख पाता हूँ क्या क्या कमेंट कर पा रहे हो, सही है या गलत है, आपकी थिंकिंग किस तरफ जा रही है। सो प्लीज डू कमेंट, इट इज हेल्पफुल टू बोथ ऑफ अस। सेकेंडली बढ़ते हैं फेलियर्स की तरफ। फेलियर्स क्या क्या थी, सबसे पहले तो इनएडिक्वेट कवरेज था। जनरली किस पे हमारी एमएसपी की बात करेगा प्राइस पॉलिसी में, किस पे फोकस थी, राइस एंड व्हीट और अदर क्रॉप्स को जनरली नेग्लेक्ट कर दिया गया। जैसे कि आपकी पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गई, सबको कैश क्रॉप्स हो गए, सबको नेग्लेक्ट किया गया। कैश क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स ऑल गेट नेग्लेक्टेड। ये तो हुआ। सेकेंडली क्या हुआ कि जो मार्केट्स थे वो रेगुलेटेड मार्केट्स काफी हमारे पास कम थे, लेस रेगुलेटेड मार्केट्स। और जो भी थे तो वो कुछ स्टेट्स, कुछ डेवलप्ड स्टेट्स में ही लोकल मतलब स्टेट्स में ही थे। तो ओवरऑल जो एक आपको क्या बोले डिस्पैरिटी जो थी वो थी देखने को मिली। और कवरेज तो इनडिकेट था, इस तरह से आप समझ गए क्यों इनडिकेट कवरेज की मैंने बात की। लिटिल इम्पैक्ट ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पे इम्पैक्ट काफी कम था इसका। काफी ज्यादा इसका बेनिफिट्स किसने उठाया, बिग फार्मर्स ने, क्योंकि एक साथ वो काफी ज्यादा सरप्लस प्रोड्यूस करते थे और वो सब एमएसपी वगैरह का यूज करके बेच देते थे। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास एक तो प्रोडक्शन कम होता था, प्लस उनको अवेयरनेस भी कम होती है। अराउंड देखा है काफी सारे डाटा में देखा कि अराउंड 20% फार्मर्स ही ऐसे हैं जो एमएसपी का बेनिफिट्स ले पाते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा बिग फार्मर्स की नंबर अधिक है। सो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की इम्पैक्ट काफी कम पड़ा। पीडीएस जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो काफी इनएफेक्टिव थी। आपने देखा कितने सारे प्रॉब्लम थे पीडीएस में, करप्शन की प्रॉब्लम थी, काफी ज्यादा करप्शन की प्रॉब्लम थी पीडीएस में, अभी भी है। और अब उसके बाद अगर आप देखो तो स्टोरेज की प्रॉब्लम काफी ज्यादा थी, काफी वेस्टेज होता था, वेस्टेज ऑफ ग्रेन्स वगैरह होती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पीडीएस से रिलेटेड थी। इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा,
काफी टाइम क्या हुआ कि जो बिग फार्मर्स थे, बिग फार्मर लॉबीज ने प्रेशर फ्रॉम काफी प्रेशर दिया, प्रेशर फ्रॉम बिग फार्मर लॉबीज जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शंस था, टू रेज प्रोक्योरमेंट प्राइस। चीजें काफी बार देखने को मिला, ताकि प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़े, उनको अच्छी इनकम मिले, और इससे क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में भी उसकी मार्केट रेट भी बढ़ेगी, तो मैंने इंडस्ट्रीज में भी उसकी रेट अधिक रहेगी, तो फिर इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन होगा उसकी सेलिंग रेट भी अधिक होगी। इस तरह से इन्फ्लेशन भी कहीं कहीं बढ़ा, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो बिग फार्मर्स थे अपने फायदे के लिए प्रेशर डालते थे गवर्नमेंट की कि आप प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाओ। लेस रिम्यूनरेटिव प्राइस, अगर रिम्यूनरेटिव प्राइस की बात करें तो राइस को छोड़ दें तो सारे क्रॉप्स में लेस थे एक्सेप्ट राइस। सो दीज अवेयर द सम फेलियर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, जिसमें हम लोग और बेहतर कर सकते थे, ये सारी चीज़ों को ठीक कर सकते थे। तो और भी जो फेलियर्स आपको लगते हैं इनके अलावा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज रीसेंट इनिशिएटिव्स एंड चेंजेस। रीसेंट इनिशिएटिव्स एंड चेंजेस क्या आए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज को लेकर के? तो पहला, गवर्नमेंट ने क्या एक्सेप्ट किया, स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशंस। दिस वाज एक्सेप्टेड इन यूनियन बजट 2019-20, इन यूनियन बजट 1920, so 2018-19, not 1920, 18-19, the government accepted Swaminathan committee recommendations, जिसमें के हिसाब से जो अब एमएसपी डिक्लेयर होगी, दैट शुड बी एटलीस्ट 1.5 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मर्स की 100 रुपीज लग रही है, तो एमएसपी एटलीस्ट 150 होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया। और हाल ही में एम एस स्वामीनाथन, जो हमारे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, आप फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो भी बोलो, उन्होंने जितना काम किया अपने एग्रीकल्चर के लिए, उनकी डेथ हो गई, वी लॉस्ट हिम, बट स्टिल ए रिनाउंड पर्सन, जिन्होंने हमारे पूरे एग्रीकल्चर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, दैट इज एप्रिसिएबल, और उनके वजह से आज हमारे एग्रीकल्चर काफी आगे है। तो स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशंस में ये चीज हुई। फिर एपीएमसी और इनाम को लिंक कर दिया गया। एपीएमसी क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी, मार्केट, इन दोनों को लिंक कर दिया गया था कि जो अनरेगुलेटेड मार्केट्स की प्रॉब्लम है, अनरेगुलेटेड मंडीज की प्रॉब्लम है, जहां फार्मर को कम प्राइसेस मिलते थे, वो सारी चीजों को ठीक किया जा सके। तो उसको देखते हुए एपीएमसी और इनाम, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इन दोनों को लिंक कर दिया गया। फिर हमने एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाया, जिसको कि दैट वाज यूज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड किया जा रहा था। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का यूज किया जा रहा था ताकि वो प्रोक्योर कर पाए क्रॉप सच एज पल्सेस, प्रोक्योर कर पाए पल्सेस और अदर क्रॉप जो कि एमएसपी में उतनी ज्यादा फायदे में नहीं रहे। ताकि ऐसे क्या होगा कि पल्सेस की आप जनरली देखोगे मार्केट में प्राइसेस भी काफी अधिक रहती है, तो उसकी प्राइस भी अगर वो प्रोक्योर कर पाए अच्छे से, उनकी प्राइस भी स्टेबलाइज कर सकती थी, वो कर सके गवर्नमेंट, तो इसलिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड आया। फिर प्राइस सपोर्ट स्कीम आया, तो इस प्राइस सपोर्ट स्कीम में भी वही था कि प्राइस को अच्छे से स्टेबल कर सकें। तो इसमें क्या था कि स्टेट्स जो थे, स्टेट्स कैन वेर एबल टू प्रोक्योर 25% of output of pulses, 25% of output of pulses, oil seeds, cotton, etc. if prices go below MSP, if prices go below MSP, अगर प्राइसेस एमएसपी से लेस जाने लगे तो स्टेट के पास भी ये पावर दिया गया इस प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत कि वो 25% जो प्रोडक्शन है पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, कॉटन का, ये सब प्रोक्योर कर सकते हैं, ताकि प्राइस की सपोर्ट मिले और जो एमएसपी से जो प्राइस नीचे जा रही है तो उसको भी इससे भी बचा जा सके। सो दीज वर सम ऑफ द रिसेंट चेंजेस जो कि हुआ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। और भी जो चेंजेस आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू राइट इन योर आंसर्स एंड लेट अस नो, और कमेंट करके बताएं क्या क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं होने चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि नोट्स जो है वो अवेलेबल हो चुके हैं
complete modes of agriculture optionally available. For that you can mail me on agri optional for UPSC @gmail.com. So that's all for today. I hope you understand every concept. So please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाएँ. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.